विव टॉक्स में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं चला हूं एक नए पाथ पे, नई जर्नी में, उन लोगों से बात करने में जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं और उस प्रोसेस के दौरान आपको इतनी लर्निंग देने वाला हूं कि आप याद रखेंगे। पहला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त था और आप सब ने बहुत सराहाया। उसके 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो गए, तो प्रांजल ने बहुत अच्छा काम किया। और इस एपिसोड में भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। काफ़ी साल पहले मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जॉब करता था। 2001 की बात है, जब मैं एक म्यूचुअल फंड में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तरह काम करता था। तो वो इंडस्ट्री मेरे लिए काइंड ऑफ मेरी मातृभूमि हो गई कि उसने मुझे पहला ब्रेक दिया। लेकिन उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से हट के मैंने इक्विटी पे फोकस किया। तो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन में डायरेक्ट इक्विटी का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन एक क्वेश्चन है जो हम सबके माइंड में रहता है कि म्यूचुअल फंड करें कि डायरेक्ट इक्विटी करें, और इस क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, देंगे। और उसके लिए मेरे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट आए हैं जिनकी फैमिली इस पूरे फाइनेंशियल मार्केट में काफ़ी साल से लगी हुई है। इनफैक्ट इनके दादाजी के वीडियोस को तो मैं देखता हूँ जो अभी भी रिकॉर्ड करते हैं, और बड़ा इंस्पायरिंग है कि वो इस एज में भी इतना अच्छा कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप पहचान ही गए होंगे, समझ ही गए होंगे। मैं वेलकम करूंगा आज के इस डिस्कशन के लिए अनंत को। हेलो अनंत। हाय विवेक सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और मुझे भी आज भी अपने दादाजी के वीडियोस देखने में बड़ा मजा आता है, इंटरेक्ट करने में बड़ा मजा आता है। सही है, सही है। तो वो क्या है, अब उनको आप कह दीजिए कि वो जगत दादाजी हो गए हैं, तो हम लोग भी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं उनसे। नहीं, सो स्वीट ऑफ यू। पास कर दीजिएगा। 100% सो स्वीट ऑफ यू। सो अनंत, जैसा कि हमने देखा पहला वीडियो में प्रांजल के साथ, जहां मैंने और प्रांजल ने एक युद्ध किया था बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, और एक काइंड ऑफ हम एक कंक्लूजन पे अराइव हुए थे उस वीडियो के दौरान। तो आज मैं आपके साथ में एक अच्छा डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी। अगर आप बुरा ना माने, आप भी इक्विटी में बहुत बिलीव करते हैं, बट मैं आज इक्विटी का पक्ष लेता हूँ और आप म्यूचुअल फंड को डिफेंड करिए, चलेगा? बिल्कुल दौड़ेगा सर। और अच्छा किया आपने इस बार युद्ध नहीं बोला, वरना इस बार तो ना मैं प्रांजल दोनों आपके पास आ ही जाते और अच्छे से ही युद्ध करते आपकी लोकेशन पे आके। डेफिनेटली ये म्यूचुअल फंड में मैं युद्ध नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज ये इंडस्ट्री मेरी, जैसा कि मैंने कहा कि ये मातृभूमि, इसने ही मुझे पहला ब्रेक दिया था। तो युद्ध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है म्यूचुअल फंड को लेके। तो आज हम लोग चर्चा में डेफिनेटली उसको क्लेरिफाई करेंगे और उसको आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल। बट अनंत, आपके बारे में, ऐसे तो आपका यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ मैं और काफ़ी इंस्पायरिंग है आपका काम, बट थोड़ा आपके बारे में बताइए ना। आपकी फैमिली की बहुत अच्छी हिस्ट्री है मार्केट में, तो हमको वहाँ भी लेके चलिए, और अभी आप क्या कर रहे हैं वो भी हमें बताइए। सर, तो बेसिकली मेरे दादाजी ने 1980s में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मार्केट में काम करना स्टार्ट किया था। फिर पापा ने ऑलमोस्ट 1990s से दादाजी को ज्वाइन कर लिया था। उस समय हम लोग मेनली स्टॉक ब्रोकिंग किया करते थे, एंड राजस्थान में एंड इवन कोटा में वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर, और हमारा ब्रोकिंग का काम चलता था। मैंने 2016 में पापा और दादाजी के, बिकॉज क्या है, हमारे यहाँ पे घर पे ना बचपन में कार्टून नेटवर्क की जगह CNBC चलता था, तो वो एनवायरमेंट हमेशा से था, इंटरेस्ट हमेशा से था। 2016 में फाइनली मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया था फुल फ्लेजेडली। जब ज्वाइन किया था, आई रियलाइज कि अभी भी लिटरेसी की बहुत कमी है। मतलब ऑल्दो सबने बहुत एफर्ट्स कर रखे हैं, बट अभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी एज अ होल इंडिया में थोड़ी कमी है, तो हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं। सो 2016 में आते ही हमने फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन लॉन्च किया था, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव था 20,000 लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करना है नेक्स्ट 2 ईयर्स। और ये हमने राजस्थान गवर्नमेंट तक को बोल दिया था कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। उस टारगेट तक हम पहुंचे, और राजस्थान गवर्नमेंट ने 2 बार अवार्ड भी दिया एंड रिकॉग्नाइज भी किया कि फाइनली वी आर वर्किंग फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी, ताकि हर कोई समझ सके। बट आफ्टर रीचिंग 20,000 पीपल, नो, आई रियलाइज्ड व्हाट नेक्स्ट। अब इसको और कैसे लोगों तक पहुंचाए? प्रोबेबली फिजिकल करते करते हम 1 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। वहां पे एंट्री होती है यूट्यूब की और यूट्यूब फैमिली की, और यहां से फिर ये कंप्लीट चेंज हो जाता है और हम डिजिटल वर्ल्ड में भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सही बात है। तो आपका जो काम है वो हम सब कितने अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं और इतना मजा आता है आपका काम देख के। एक फ्रेज आपका पकड़ूंगा जी। CNBC वर्सेस कार्टून नेटवर्क। बिल्कुल डिस्कस करें या छोड़ दे, ड्रॉप कर दे? नहीं बिल्कुल। मैं आपका बात समझ गया। आप किसी भी टीवी चैनल का नाम रख लीजिए वहां पे, वर्सेस कार्टून नेटवर्क। हमारे माहौल पे मेरा मेन फोकस था,
चैनल को हम यहाँ पे भी अवॉइड चलिए बक्स देते हैं क्योंकि लिस्टेड कंपनी अपने उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बट मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस कार्टून नेटवर्क, इस पे कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पे कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा, ना मेरा उसके ऊपर कोई इंडिकेशन था। मेरा जस्ट मेरे फैमिली के माहौल के ऊपर इंडिकेशन था। बिकॉज घर में क्या है, जब दादाजी पापा सब लोग इतना इन्वॉल्व रहते हैं तो माहौल हमेशा से रहता है कि आपको हमेशा शेयर्स की बात सुनाई देगी, किसी ना किसी कंपनी का डिस्कशन होता रहेगा। शाम को इवन जब हम खाना खाने बैठेंगे तब भी मार्केट की बात चलेगी। तो वो बाय डिफॉल्ट इनहेरिट एक इंटरेस्ट तो आ ही जाता है। और वैसे भी अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट आए तो मार्केट हमारा इतना प्यारा है, इतना इंटरेस्टिंग है कि जिसको ना इंटरेस्ट हो उसको भी बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे तो माहौल बनने के कारण मेरा तो बहुत ज्यादा पैशन बन चुका था बचपन से ही कि यार मार्केट को ट्रैक करे, कंपनीज के बारे में देखे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंबानी ने क्या किया, इसने क्या किया, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। बात सही है। और अनंत, चलिए वो टॉपिक छोड़ देते हैं, अभी इस पे बात करते हैं कि क्योंकि देखिए मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ। जब मेरे पिताजी ने चालू किया था कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में, हम शुरुआत में आए थे, तो हमारे घर में, हम लोगों के घर में एक माहौल था वैसा। लेकिन जो लोग मार्केट में आ रहे हैं सबके घर में ऐसा माहौल नहीं है। इनफैक्ट 99% लोगों के घर में माहौल नहीं है, बिकॉज वो तो मार्केट के हैं ही नहीं। उनके तो बल्कि पिताजियों ने कहा है कि भैया शेयर बाजार में मत आना क्योंकि ये सट्टेबाजों का जगह है। हाँ। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? अगर माहौल नहीं है तो क्या वो माहौल क्रिएट करना चाहिए, या देखो जो है सो है, अब उसमें जीना पड़ेगा? क्या बोलना चाहेंगे आप? सर अब तो माहौल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गया है, बिकॉज यूट्यूब ये एक अपने आप में एक संसार बन चुका है। और आप जैसे इतने प्यारे प्यारे वीडियोस बनाते हैं, आपका भी मुझे काम की सबसे प्यारी लगती है चीज कि आप बहुत सिंपल रखते हैं चीजों को। सिंप्लिसिटी आई थिंक आपकी सबसे बड़ी यूएसपी है। सो अब डिजिटली एक इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी है, इतने सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं कि आपस में भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है कि चलो इसने क्या कहा इस पर्टिकुलर बात पे, किसकी क्या ओपिनियन है। तो आई थिंक अब डिजिटल वर्ल्ड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जो डर लग रहा है ना सर, उसका जितना मैंने मेरे दादाजी से पापा से समझा है ना, उसका कारण यह है कि क्या दूध के चले को छाछ भी फूक फूक के पीता है। हमारे पास क्या कुछ स्कैम्स हुए थे, जैसे आपने भी कई सारे स्कैम्स देखे हैं, चाहे वो सब प्राइम क्राइसिस हो, हर्षद मेहता क्रैश हो, केतन पारिक का समय हो, या आईटी बूम हो, उसके बाद उसका क्रैश हो। तो इतना डर बैठ चुका है एक पुरानी जनरेशन के दिमाग में कि वो कहता है कि यार इससे दूर ही रहो। जबकि मार्केट ने रिटर्न्स दिए हैं, हमने रिटर्न्स नहीं कमाए तो वो हमारी गलती है। मार्केट हैज डिलीवर्ड रिटर्न्स। सो ये डिजिटल वर्ल्ड में जैसे आप काम कर रहे हैं, हम लोग सभी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इसी के कारण यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप हमें मिल सकता है। सही बात है। मार्केट देखिए इतना प्यारा है, अनंत भी बोल रहे हैं कि बार बार मौका देता है बड़ा पैसा कमाने को, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। शायद हम गलत काम, जब मार्केट मंदी में रहता है, जब गिरता है तब उसी समय हम बेचते हैं नीचे, जब तेजी में रहता है तो उसी समय हम लेते हैं, जो कि एक टिपिकल गलतियां हैं। अनंत, अपने अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी। तो अगर ये मार्केट ऐसा है कि जब गिरता है तब लोग बेचते हैं और जब बढ़ता है तो लोग लेते हैं, तो उसमें म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है क्या जो वो इक्विटी मार्केट की गलतियों से हमको बचा सके? सर म्यूचुअल फंड में ना सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, जैसा आपने कहा ना, जिस समय मार्केट गिरता है उस समय मार्केट में भाग लेने का समय होता है, वहां से भागने का समय नहीं होता। और ये मैंने आपके भी एक वीडियो में एक बार सुना था, आपने कहा था कि लाइफ में मार्केट आपको 2 से 3 बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा जहां पे आप अपने 360 डिग्री अपने आप को चेंज कर सकते हो। फाइनेंशियल लाइफ में प्रोबेबली 5 साल 7 साल, आप 10 साल आगे जा सकते हो। तो वो अपॉर्चुनिटी तो आएगी। उस समय आपको लगेगा कि यार दिस टाइम इट्स डिफरेंट। आज से पहले के सारे कैश अपॉर्चुनिटी थी, बट यही कुछ अलग है। इस बार कुछ कोविड आया है, एक नए तरीके का हेल्थ क्राइसिस आया है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट, और इस अपॉर्चुनिटी को हम पार्ट नहीं बनते। तो वो तो हमें इवेंचुअली अपने इमोशनल को कंट्रोल करके, इमोशनल मैनेजमेंट प्रॉपर्ली करके पार्ट लेना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड की बात करें ना, म्यूचुअल फंड बेसिकली आपको एक डाइवर्सिटी देता है। स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड को अभी हम फोकस में रखते हैं। अगर मार्केट में करेक्शन या बियर फेस आता है या क्रैश आता है, उसके बाद आपका जो डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो बाउंस करेगा या नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां पे आपको अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना, एग्जिट रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर इसी के अगेंस्ट में अगर आपने म्यूचुअल फंड का रास्ता चुना है तो आपके लिए जर्नी कंपैरेटिवली इजी होने वाली है। एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में चाहे मार्केट कितना ही क्रैश कर जाए, उसमें बाउंस आने की सर्टेनिटी ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आप कंपैरेटिवली सेफ हो जाते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में आप बताइए ना सर, आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि एग्जिट रूल्स यूजुअली हम रखते नहीं है या रखा जाता नहीं है नए इन्वेस्टर से। जी, अगर सही बात है, अगर इन्वेस्टर है तो एग्जिट का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, बिकॉज अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो बिजनेस में भागीदार बन गया हूं,
और कौन आदमी अपना बिजनेस से एग्जिट करना चाहता है बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। बल्कि मंदी में तो एंटरप्रेन्योर और अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होता है ताकि मेरा बिजनेस उस मंदी के दौर से जल्दी जल्दी निकले। तो मंदी में शेयर बेचेंगे तो पैसा कैसे बनेगा। मतलब ये एक टिपिकल सोच थोड़े मैच्योर थोड़े ठहराव वाले इन्वेस्टर्स की होती है। बट आम जनता तो देखिए, भाव जब गिरता है और इक्विटी मार्केट में जैसा कि आपने कहा ही है कि मार्क टू मार्केट बहुत गंदा होता है। म्यूचुअल फंड में इतना गंदी तरीके से नहीं हिट करता हमको, बट इक्विटी में इतना फियर्स होता है वो कि कहीं ना कहीं हमको कमजोर कर ही देता है। वो बात आपकी सही है सर। इसमें ना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ये है, आपसे ही मैं इस पे चाहूंगा कि बिकॉज आपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी देखी है, उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी मार्केट भी देखा है और बहुत क्लोजली आप खुद भी ट्रेड कर रहे हैं। होता क्या है कि हमारे पास क्या जितने भी विनर्स होते हैं वो तो निकलते जाते हैं, स्पेशली बेयर मार्केट में, कि चलो ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट आया या ये तो बाउंस करा, हम उसको एग्जिट करते जाते हैं। और एंड में जो सो कॉल्ड ब्लू चिप शेयर होते हैं, जो बाद में काइंड ऑफ काउचिप बनने वाले होते हैं, उसका पोर्टफोलियो हमारे पास रह जाता है। इसको कैसे ठीक करें फिर? इसका तो आंसर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास ही है। इसका आंसर एक नॉर्मल डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर के पास में नहीं है, बिकॉज इनएविटेबली ये होगा ही कि जो अच्छे स्टॉक है वो बिक जाएंगे और जो थोड़े से कमजोर हैं, जो लगता है बाद में अच्छे हो जाएंगे, वो स्टॉक्स रह जाएंगे। तो वो जो एक डिसिप्लिन वाली बात है ना कि भाई मेरा सोचा हुआ है समझा हुआ है, तो वो अच्छे स्टॉक गिर भी गए तो चलो ठीक है मैं उसको रखता हूं। तो वो मैच्योरिटी वाली बात है कि डायरेक्ट इक्विटी में ऑब्वियसली एक इन्वेस्टर को अलग लेवल की मैच्योरिटी चाहिए। म्यूचुअल फंड मैं थोड़ा सा मैं दोनों तरफ की बात शायद कर दूंगा अपने चर्चा में, क्योंकि म्यूचुअल फंड मुझे पता है कि एक वैल्यू ऐड करता है, बिल्कुल। लेकिन नए लोगों को डिसिप्लिन देने के लिए म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन एक बार आपका एक बेस कैपिटल बन गया, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड से मुझे नहीं मिलता है। इनफैक्ट मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में सिर्फ लिक्विड फंड में, वो भी जो सरप्लस पैसा पड़ा होता है एक बार वहां पार्क करने के लिए। नहीं तो मोस्ट ऑफ माई मनी इज इनटू डायरेक्ट इक्विटी, बिकॉज शायद मेरे अंदर वो मैच्योरिटी आ चुकी है कि मैं डायरेक्ट इक्विटी के जो न्यूसेंसेस होते हैं ऊपर नीचे वाले, उसको हैंडल कर सकता हूं। सर आपने बिल्कुल ठीक बात करी। अगर हमें डायरेक्ट इक्विटी शेयर को हैंडल करना आता है तो शायद हमें वहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। प्लस हमारे पास लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे गोल्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होती है जिसको हम पाना चाहते हैं। स्पेशली अगर हम नए इन्वेस्टर है, इवन अगर हम पुराने भी इन्वेस्टर क्यों ना हो जाए, एक पोर्टफोलियो अगर मेरा म्यूचुअल फंड में रहता है, स्पेशली जो मेरे गोल से मैप्ड है, एटलीस्ट मैं अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा, वो चीजें प्रॉपर्ली टेक केयर हो जाती है। आई नो हो सकता है डायरेक्ट इक्विटी में कई बार 40% तक का भी रिटर्न आप निकाल सकते हो, और शायद म्यूचुअल फंड में वो हर बार रेगुलरली कर पाना पॉसिबल नहीं है, पर आप अपने गोल्स तक पहुंच जाओगे प्रोवाइडेड आप अपने रूल्स को फॉलो करोगे। ये म्यूचुअल फंड जरूर आपको गारंटी देगा। ये अच्छा पॉइंट अनंत आपने रेज किया, ये गोल के साथ म्यूचुअल फंड को लिंक कर दिया। मैंने कई बार ये गोल के साथ इक्विटी को लिंक करने की कोशिश की है, बट वो सही नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ अच्छा गोल को लिंक किया जा सकता है कि मुझे अगर 2 साल बाद सपोज पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मुझे 5 साल बाद शादी करानी है घर में किसी के, उसके लिए पैसा चाहिए, तो म्यूचुअल फंड को यूज करके शायद एक अच्छा, इस पे थोड़ा इलैबोरेट करिए ना कि कैसे टिपिकली गोल को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक किया जा सकता है। सर सबसे पहले तो ये समझिए, अगर हमारे पास गोल नहीं है ना, तब तो हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाए कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, पर जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं इवेंचुअली क्या हम वहां पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने गोल से मैप करते हैं, सपोज करते हैं आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसके लिए आपको पैसा रिक्वायरमेंट है, मे बी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद, तो फिर मार्केट में जो बीच में वॉलेटिलिटी आएगी आप उसको प्रॉपर्ली सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है मुझे अगले 10 साल तक पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मैंने आज के दिन जस्ट बिकॉज थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई है म्यूचुअल फंड रिडीम भी कर लिया, वो पैसे का मैं करूंगा क्या? मनी सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। मे बी इस म्यूचुअल फंड से मैं किसी और में चले जाऊंगा और रहेगा वो इन दी एंड इक्विटी ही, क्योंकि वो मेरा 10 साल 15 साल 20 साल का पैसा है। तो यहां पे आपको गोल्स मैपिंग प्रॉपर्ली हेल्प करता है। साथ ही साथ ना मैं स्पेशली अपने इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा गोल मैपिंग करता हूं, क्योंकि जब इमोशनल मिसमैनेजमेंट का समय आता है और कोई भी इन्वेस्टर आता है और बोलता है कि यार अनंत अब मेरे को रिडम्पशन करना है, मार्केट चौपी लग रहा है, तो मैं तो सीधा ये क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके रिटायरमेंट वाले पैसे से निकालूं, बच्ची के पैसे से निकालूं, या बच्ची की शादी के पैसे से निकालूं? आप बताओ कौन सा गोल आप डिस्टर्ब करना चाहते हो। जैसे ही आप अपने गोल से अटैच हो जाते हो तो फिर वो कहता है अरे नहीं यार, बच्ची के पैसे से निकाला तो घर पे जाके मैं बच्ची को कैसे देखूंगा, बीवी की ट्रिप से निकाला तो बीवी नाराज हो जाएगी। तो चलो अपना गोल पे ही बने रहते हैं, और इवेंचुअली हम जो बीच में शॉक्स आते हैं या थोड़े बहुत जर्क्स आते हैं उसको आराम से सस्टेन कर पाते हैं। तो ये फायदा हो जाता है गोल मैपिंग का।
सही है। तो इसका मतलब आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, आप उनका एक एक इंडिविजुअल का गोल मैपिंग करते हैं कि और पूरा वो लाइफलाइन बनाते हैं कि तेरा ये गोल है तो उसके लिए ये म्यूचुअल फंड, तेरा ये गोल है तो उसके लिए ये म्यूचुअल फंड, इतना क्लोज आप ट्रैकिंग करते हैं? सर एवरी इंडिविजुअल बिल्कुल अलग है, उसके अलग एस्पिरेशंस और अलग गोल्स होंगे। अगर आपने अपनी इंडिविजुअली गोल मैपिंग नहीं करी है तो कहीं ना कहीं जाके आपको दिक्कत आ ही जाएगी। तो इसी टॉपिक पे एक बार अपने बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। इट बिकम्स क्वाइट कंफ्यूजिंग एट टाइम्स कि यार डेट भी है, डेट के अंदर में और है, फिर ईटीएफ है, फिर ये हो है। तो जब हम गोल मैपिंग करते हैं तो वो कैटेगरी को भी दिमाग में रखते हैं। तो इसका एक कुछ हैक बताइए ना कि कितने कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स है और किस तरह का गोल के लिए किस तरह का म्यूचुअल फंड को देखना चाहिए। सर इसके लिए काम करते हैं, जैसे आप चीजों को सिंपल रखते हैं ना, अपन भी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कर देते हैं और सिंपलीफाई करके 3 मेन गोल्स की बात कर लेते हैं जो ऑलमोस्ट हर एक इन्वेस्टर को आज के दिन मिलेंगे ही सही, और उसके ऑल्टरनेटिव्स बता देते हैं, सॉल्यूशंस बता लेते हैं। पहला, हमारा एक पैसा लिक्विड में पार्क होता है जो आज के दिन मे बी सेविंग बैंक अकाउंट में पार्क होता है, जो मेरे को मे बी नेक्स्ट 3-4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, कुछ प्रोबेबली फ्यू मंथ्स, 4-5-6 मंथ्स में रिक्वायरमेंट होनी है, तो उसको आप लिक्विड फंड्स में पार्क कर सकते हैं। दिस इज वन कैटेगरी। जैसा नाम है लिक्विड, और आपने भी कहा आप भी लिक्विड फंड बहुत यूज करते हो, तो जैसा नाम है लिक्विड, यहां पे कोई भी पैसा आपका इक्विटी में नहीं जाएगा। जब हम सेविंग बैंक अकाउंट का ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, इट इज एज लिक्विड एज योर सेविंग बैंक अकाउंट। आज के दिन भी इंडिया में सेविंग बैंक अकाउंट में 25 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा पड़ा है जो आराम से रेस्ट कर रहा है। मतलब आप और हम मेहनत करते हैं दिन रात और हमारा पैसा एसी के रूम में आराम से लॉकर में बैठा रेस्ट कर रहा है, उसको हम एटलीस्ट लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे कैटेगरी में जाए, आप लिक्विड फंड क्यों यूज कर रहे हो सर, आपका क्या पर्पस है? मेरा तो बिजनेस है, क्योंकि अब वर्किंग कैपिटल में कई बार होती है कि 2-3 दिन के लिए पैसे पड़े हैं सिस्टम में, तो रादर देन बैंक के करंट अकाउंट में पड़े उसको लिक्विड फंड में डाल दिया जाए। एब्सोल्युटली, बिजनेस के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस है और ऑलमोस्ट सारे के सारे बिजनेस हाउसेस अब तो इसको यूज भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है लिक्विड फंड्स। सेकंड आता है, आज के दिन हमारे पास 95 लाख करोड़ के ऊपर की एफडी पड़ी है, जिससे इंडियंस को बहुत प्यार है। हम लोग इतना काम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सारे के सारे म्यूचुअल फंड मिला दो, उससे भी 3 to 4 टाइम्स हमारे पास आज के दिन एफडी पड़ी है बैंक में। उसका एक ऑल्टरनेटिव आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स में ना, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पे प्योर डेट फंड की बात कर रहे हैं, हम कोई अननेसेसरी रिस्क लेने की बात नहीं कर रहे। डेट में प्योर अक्रूवल बेस्ड डेट फंड की बात कर रहे हैं। वहां पे आपको मेन फायदा मिलता है इंडेक्सेशन बेनिफिट का। जब हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है जो मे बी 3 से 5 साल के बीच का है या मे बी 3 to 4 ईयर्स के टाइम होराइजन का है, वहां पे हम डेट फंड को यूज कर सकते हैं। रिटर्न्स अगर ऑलमोस्ट सेम भी हो एफडी के कंपैरिजन में, स्टिल अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा तो हमारे को एटलीस्ट टैक्स बच जाएगा और एंड रिटर्न्स जो इफेक्टिव रिटर्न्स होते हैं वो रेट हमारी बढ़ जाएगी। तो दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन जो सबके काम आएगा। एक मिनट, इस पे क्लैरिफिकेशन। अब आप बोल रहे हैं कि टैक्स बच जाएगा, तो एफडी के अंदर में क्योंकि इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, तो जो भी एफडी में आपका ब्याज है उस पर आपको नॉर्मल टैक्स लगता है, और डेट फंड के अंदर में अगर आप 3 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट है, जिसके कारण आपका टैक्स इंसिडेंस भी कम हो जाएगा। यही बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक सर। एक्चुअली मैं बताऊं आनंद, एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडिल। नहीं प्लीज। लोग है ना, ये टैक्स को ना कैलकुलेट नहीं करते, ध्यान नहीं देते। लोग हमेशा बोलते हैं कि इतना रिटर्न इसमें आया, इतना रिटर्न इसमें आया, बट लोग ये नहीं देखते हैं कि भैया आफ्टर टैक्स के बाद तुम रिटर्न को कंपेयर करोगे तो ये प्रॉब्ली बेटर एसेट क्लास बन गया, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल रहा है आपको। बिल्कुल ठीक बात है सर, और शॉर्ट टर्म में हमें लग सकता है कि इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे ना, ऑलमोस्ट 40 to 50% आपको एफडी से ज्यादा एंड ऑफ टैक्स रिटर्न्स मिल जाते हैं, स्पेशली अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तब तो। वो जो सिग्निफिकेंट अप है वो तो देखो रिटर्न्स होते हैं सर, चाहे वो मेरा 2% एक्स्ट्रा बचे, 3% एक्स्ट्रा बचे, अगर थोड़ा सा मैं एफिशिएंटली मैनेज कर सकता हूं तो क्यों ना करूं। एब्सोल्युटली सर, तो 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं, और थर्ड सॉल्यूशन जिसमें हर कोई म्यूचुअल फंड को उसी के नाम से जानता है कि इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स को अगर आपको स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसी के साथ साथ अगर स्पेशलाइजेशन भी है बट फिर भी आप चाहते हैं कि अपने गोल से कुछ म्यूचुअल फंड्स को मैप करें, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को यूज कर सकते हैं। एसआईपी जिसमें बहुत अमेजिंग सा कंसेप्ट है जिसको आप हमेशा यूज रख सकते हैं और हैंडी रख सकते हैं। सही है। तो मुझे ना मौका मिला आपसे फाइनेंशियल प्लानिंग करवा लेने का, तो मैं इस मौका को जाने नहीं दूंगा। आई नो दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू दिस। तो चलिए एक ना केस स्टडी लेते हैं। ठीक है। एक 20 साल का है,
30 साल, 40 साल का मेरे जैसा, 50 साल और 60 साल। ठीक है, ठीक है। तो आई एम श्योर दैट हमारे लर्नर जितने भी हैं वो कोई ना कोई कैटेगरी में आते हैं और ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत रेलेवेंट होगा। तो चालू करते हैं 20 साल के लिए। तो 20 साल का एक यंग स्टूडेंट है, काम वाम में अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन पॉकेट मनी मिलता है और एस्पिरेशंस बहुत है, खर्चा करना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको पता आने वाले 5 साल में उसको अपने बेसिक जो नीड है एजुकेशन की, या उसको हर 2 साल 3 साल में एक मोबाइल फोन भी खरीदना है, तो वो जो एक एस्पिरेशन नीड है ना उसको भी पूरा करना है। लेकिन उसके पास कमाई खुद की नहीं है, उसके पापा उसको सपोज 5,000 रुपया महीना एक है ना पॉकेट मनी दे रहे कि भाई इसी में अपना जो करना है करो, उसको क्या करना चाहिए? सर जब ये स्टार्ट हो रही ना, बिल्कुल 20 इयर्स की एज से कोई स्टार्ट कर रहा ना, एक एसआईपी तो उसके पास होनी चाहिए, चाहे उसका एसआईपी का अमाउंट 500 रुपीज ही क्यों ना हो। क्या होता है इनिशियली जब हम किसी एसेट क्लास से कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, क्योंकि चाहे वो 500 रुपीज ही जाए, बट उस समय 500 रुपीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उस एसेट क्लास से, इक्विटीज एंड एसेट क्लास म्यूचुअल फंड से कंफर्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास और भी बहुत सारे एवेन्यूज आते जाएंगे। वो 500 रुपीज आपके इन्वेस्ट होंगे तो एटलीस्ट आप 6 महीने में एक बार तो देख ही लोगे कि क्या हालचाल चल रहे हैं मार्केट के। कभी कुछ फाइनेंशियल न्यूज चलेगी तो आप उसको सुनोगे, तो उससे क्या होगा, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बचपन से करने की आदत हो जाएगी। वो कहते हैं ना बचपन का प्यार, तो फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आपका बचपन का प्यार बन जाएगा। तो आपको एसआईपी तो 100% होनी ही चाहिए, चाहे वो 500 रुपीज की क्यों ना हो। साथ ही साथ बिकॉज अभी नेक्स्ट मे बी 4 to 5 ईयर्स में, 6 ईयर्स में आपके पास ऑब्लिगेशंस आएगी। ऑल्दो आपकी एज यंग है, पर आपको डेट को इग्नोर नहीं करना है। मे बी अराउंड हो सकता है इन सम केसेस 50 to 60, 70% भी डेट में पार्क हो जाए, डेट फंड्स में पार्क हो जाए, क्योंकि आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो ये 2 प्रोडक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिक्विड को अभी आप अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज आपके पास बहुत लिमिटेड कैश फ्लोज है। लिक्विड हो गया, इवन आर्बिट्राज भी कैटेगरी आती है, ये सब कैटेगरी आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं। आपके लिए सिर्फ 2 मेन कैटेगरी आ जाती है। इक्विटी जिसमें आपको एसआईपी पे फोकस करना है, लमसम अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आपके पास लमसम के जितना पैसा शायद नहीं हो भी तो आपके कुछ और मस्ती मजाक के दिन है, थोड़ा फन करने के दिन है, वहां पे आपके कमिटमेंट्स होंगे। तो एसआईपी प्लस डेट फंड, इनका कॉम्बिनेशन आप यूज कीजिए। ठीक है, तो 5,000 रुपया में से आप बोल रहे हैं 500 रुपया एसआईपी में कर लेते हैं, और डेट फंड के अंदर में भी क्या एसआईपी करते हैं? 500,000 रुपए के एसआईपी बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 500 इज द बेयर मिनिमम, जितना तो आपको कमिटमेंट करना ही है कि मुझे 500 तो बचाना ही बचाना है। जितना ज्यादा बचाओगे उतना अच्छा है, पर आप अपने ऑब्लिगेशन जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो 4,000 रुपया खर्चा कर सकते हैं ना आनंद जी? सर देखो, जब अगर मेरी एक्चुअली सिर्फ 5,000 रुपीज ही मैं जब मेरे पास आ रही है इनफ्लो, प्लस मैंने अगर 1,000, 2,000, 2,500 बचा लिया, उस समय इतना तो खर्चा बनता भी है। देखो इस समय, क्योंकि जब आप खर्चा करोगे आप कुछ चीजों को एक्सप्लोर करोगे। मैं हमेशा कहता हूं यंग लाइफ में ना, मैंने भी बहुत खर्चा किया और उस समय मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। जब आप जगह एक्सप्लोर करते हो, आप लोगों से मिलते हो, कभी सपोज करते हैं हम कलकत्ता पहुंच गए, विवेक सर के पास पहुंच गए, तो हम 2 चीज सीख के ही आएंगे उनसे। तो एक्सपीरियंस में भी आपको, स्पेशली 20 से 25 पे एक्सपीरियंस पे भी एक्सपेंडिचर करना चाहिए, आपको ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। जी, एक क्वेश्चन इस कैटेगरी के लिए और पूछ रहा हूँ। डन। ये जो आजकल होड़ चली है लेंडिंग की, बोरोइंग की, पैसे ले लो पैसे ले लो, तो उसका क्या करना चाहिए? अगर बोरोइंग होता है तो बोरोइंग भी कर ले कम ब्याज में। सर अब जब हम हमारी लाइफ की स्टार्टिंग ही करेंगे एक ऐसी चीज से जिसको मना करते कि आपके फाइनेंशियल प्लान खराब करते, तो उसका क्या फायदा? मतलब आपको अपनी स्टार्टिंग ही आप अगर लोन से करोगे तो 30 की एज में आपकी आदत लग जाएगी। हम एक अच्छी आदत, आपको एसआईपी की आदत डलवाना चाहते हैं 500, 1,000 रुपए से। अगर आपकी लोन की आदत लग गई तो वो एक गलत आदत लग रही है। तो लेट अस अवॉइड इट। हमें नेसेसरी नहीं तो अननेसेसरी लेने का फायदा क्या हुआ? सही बात है। तो पहला लोन, लेट्स बी वेरी एकदम स्ट्रेट बात करते हैं। पहला लोन अगर किसी को लेना है तो क्या चीज के लिए लेना चाहिए और किस एज के आसपास लेना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो किसी भी एज में हो, 2 लोन अच्छे लोन होते हैं। बिजनेस लोन को मैं यहाँ पे असाइड रख रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बिजनेस लोन तो आपके बिजनेस का पार्ट हो गया। हायर एजुकेशन लोन जो आपको 80 में सेक्शन में डिडक्शन देगा। सेकंड इज हाउस लोन, क्योंकि वो आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन देगा। ये 2 लोन यूजुअली इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहते हैं, रीजनेबल रहते हैं, और ये 2 लोन हम कह सकते हैं कि दीज आर गुड लोन्स। तो अगर ये 2 लोन ले रहे हो देन इट इज एब्सोल्युटली ओके। बाकी सारे लोन्स को अगर हम अवॉइड करेंगे तो इतना ही हमारे लिए बेटर हो गया। सही है। तो 20 साल वालों, अभी तो आपको क्लैरिटी मिल गया कि क्या करना है, एकदम बस फॉलो करना है इसको, और ट्रस्ट मी ये फॉलो करेंगे आप तो बहुत सही रास्ते पे जाएंगे। अब चलिए 25 साल वालों के लिए बात करते हैं, नहीं 25 नहीं 30 साल वालों के लिए बात करते हैं, बिकॉज 25 से 30 मोटा मोटी एक ही ब्रैकेट हो गया। तो टिपिकली 30 साल
जो ऑलरेडी काम में लग चुके हैं, एक मंथली अर्निंग है, सेविंग भी चल रहा है और अब कंपाउंडिंग में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनके ठीक। लिए क्या? सर यहाँ पे हमारे सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर हमारी परसेंटेज वाइज बात करें, इवन अगर हम 40, 50, 60% भी बचा सकते हैं ना, तो जितना हम बचा सकते हैं इस समय और इन्वेस्ट कर सकते हैं, उतना ही हमारे लिए यूजफुल होने वाला है। और इसके एग्जाम्पल परफेक्ट आप खुद होते हैं, क्योंकि आपने इसको बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है इस साइकिल को। तो इस समय हमें इन्वेस्टमेंट, स्पेशली बिकॉज अब हमारे कमिटमेंट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अगर हमारे बच्चे भी होंगे तो बहुत छोटे होंगे, हमारे कमिटमेंट्स कम होंगे। इस समय आपका इक्विटी का एलोकेशन बढ़ सकता है। हो सकता है किसी सिचुएशन में कमिटमेंट ज्यादा हो तो कम हो आपका इक्विटी एलोकेशन, बट मैं अभी इन जनरल बात कर रहा हूं, ओवरऑल बात कर रहा हूं। इस समय आपका इक्विटी का एलोकेशन सबसे मैक्सिमम रह सकता है नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, और यही आपकी लाइफ चेंजिंग कर सकता है। आफ्टर 45 ना, जितनी आपकी काम करने से इनकम है, उससे ज्यादा इनकम आपकी पोर्टफोलियो की हो जानी चाहिए। बस आपका ये गोल होना चाहिए। अनंत, एक है ना, मैंने देखा है कि ये जो मिलेनियल्स है, जो नया जो जनरेशन आया ना, हड़बड़ी बहुत है। जैसे एक घर खरीदने की हड़बड़ी बहुत है कि यार घर हो जाए, बस घर हो जाए। तो जनरली क्या होता है कि 28 साल 30 साल की उम्र में ही वो घर वाला ईएमआई भी चालू हो जाता है, फिर उसके बाद 2 व्हीलर, फिर उसके बिल्कुल बाद ठीक। 4 व्हीलर। तो ये जो 2-3 ईएमआईज हैं वो चालू जल्दी हो जाता है, जिसके कारण पैसे तो बचते नहीं है। तो 30 साल की उम्र में इक्विटी में पैसा डालने के लिए पैसा ही कहाँ है? नेट में तो हम हर महीना नेगेटिव पे जा रहे हैं। सर मेरे हिसाब से ना, ये जो घर का गोल हो गया, गाड़ी का गोल हो गया, इसको आप गोल बना के इन्वेस्ट करो ना सर। मतलब मैं थोड़ा सा अलग एंगल से देखता हूं। इंस्टेड ऑफ बाइंग अ हाउस एट 30 या फिर बाइंग अ लग्जरी कार एट 30, जिस समय शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियली। हो सकता है आप में जज्बा है, आप में जोश है कि यार मैं हूं ना, क्या ही हो जाएगा। बट अगर फाइनेंशियली नहीं कर सकते, थोड़ा सा रुक जाओ, उसका गोल बना लो ना सर। 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल में एक्चुअली आप गोल बना के जब जाओगे उसके पास तक, एक अच्छा और बेटर घर, और वो सस्टेनेबल घर होगा। एक अच्छा और बेटर गाड़ी, और वो सस्टेनेबल गाड़ी होगी। एक बार अभी आपने अच्छी गाड़ी ले भी ली जोश जोश में, क्या आप उसको रेगुलरली अपग्रेड कर पाओगे? और बाय चांस अपग्रेड नहीं कर पाए किसी भी समय, किसी भी कारण से, एक बार भी डाउनग्रेड हो गया ना, वो बहुत पेनफुल होता है। तो अननेसेसरी वो पेन लेने से बेटर ये है, दूसरों को दिखाने के लिए कोई चीज लेने से बेटर ये है कि इसको प्लान करके ले लो। प्रॉपर्ली गोल बना लीजिए आप अपना, और गोल बना लेंगे ना, आराम से अचीव भी होगा। अगर आप कुछ किसी चीज को एक बार लक्ष्य बना लेते हैं ना, जो भी आप सोच सकते हैं, पेपर पे डाल सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, वो आपके लिए अचीव हो जाएगा लाइफ में। सही है, सही है, बहुत सही है। तो अभी चलते हैं मेरे जैसे लोगों के लिए 40 साल, 40 के आसपास। मैं वैसे बहुत यंग हूँ, वैसे 40 का नहीं लगता हूँ, बट जो भी है, जो है सो है। तो 40 की अब बात करते हैं। तो अनंत, मुझे पता है कि आप है ना बोलेंगे कि आप ही जवाब दे दीजिए, मैंने पकड़ लिया आपको। आपको जवाब देना पड़ेगा, हो सकता है कि मेरे लिए बहुत यूजफुल हो जाए। तो 40 साल की उम्र तक आते आते एक डिसेंट अर्निंग चालू हो जाती है, एटलीस्ट वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आनी चालू हो जाती है कि भाई अभी तो ऐसा है कि भूखे तो नहीं मरेंगे, अभी ठीक है, 10 साल मेहनत कर लिए। क्योंकि 30 से लेकर 40 तक आदमी बहुत ही रगड़ता है, बहुत मेहनत करता है, और 40 तक आके एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग चालू हो जाती है। तो यहाँ आने के बाद में जो हमारा नीड क्या है कि अब बच्चे मोरलेस 10 साल 11 साल के बच्चे हो गए, क्योंकि आजकल शादियां लेट हो रही है, 28 29 30 में शादी करते हैं लोग, और 10 साल के बच्चे हो गए। तो अब 10 साल का बच्चा है तो वो मोटा मोटी क्लास 6-7 में है, तो वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि बॉस उसका एजुकेशन क्लास 10 के बाद क्या करना है, कैसे करना है, वो आ जाता है। प्लस थोड़ा एस्पिरेशन ऊपर जाता है कि भाई मारुति के ऊपर उठें और घर भी अब लेने का सोचें, बिकॉज अगर 40 तक आपने घर नहीं लिया है तब फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि आप फिर नेक्स्ट लेवल पे अपना लाइफस्टाइल और कैसे बेटर करें। तो क्या क्या आपका क्या व्यू है? फिर मैं भी अपना व्यू दूंगा, 40 में क्या करना चाहिए? सर वैसे तो मैं ये एक्चुअली सबसे पहले तो आप सर 40 के लगते नहीं हो, मैं तो आपको अपने बराबर का समझ रहा था कि 2-4 साल ऊपर नीचे होगा। एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो और जिस तरीके से आप में एंथुजियाज्म है ना, आप बाय हार्ट हमारी ही एज के हैं अभी भी। एंड अगर 40 की बात करूँ ना, वैसे तो मैं आप पे ही डालने वाला हूँ ये क्वेश्चन और आपको ही आंसर करना ही पड़ेगा, बट फिर भी जैसे आपने कहा ना कि अब इस समय आपके घर पे एक्सपेंडिचर का समय आ जाएगा, इस समय आपके मे बी बच्चों के ऊपर एक्सपेंडिचर का समय आ चुका होगा या बहुत अगले 2-3 साल 4 साल में आने वाला होगा। तो जो आपने 30 की एज में बचाया था, स्पेशली इक्विटी में इन्वेस्ट किया था, अगर वो गोल अगले 3 साल में आने वाला है, उसको डेट में और लिक्विड में धीरे धीरे शिफ्ट करने का समय आ चुका है। स्पेशली जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, अब एट एन एज ऑफ 40 जो पैसा मुझे 41, 42, 43 में रिक्वायर्ड है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स में आ गया। वो धीरे धीरे इक्विटी से निकल के
मे बी डेट में और मे बी लिक्विड में पार्क होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अभी भी जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, प्रोबेबली जैसे कि आपका रिटायरमेंट हो गया या फिर कोई मैरिज हो गई बच्चों की, उसके लिए अभी भी आप इक्विटी में बने रह सकते हैं और धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस समय आपकी इनकम सबसे ज्यादा हाइक होने वाली है। इस समय आपके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा होने वाला है। तो कई बार हमारे पास बहुत सारी मिस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। कुछ लोग आपको इंश्योरेंस के गलत प्रोडक्ट के लिए आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप एक पावरफुल स्पेस पे हैं, मे बी आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, आपके पास बहुत सारे टेलीकॉल्स आने वाले हैं। उन सबको भी अवॉइड करने का ही समय आ चुका होता है। आपकी क्या ओपिनियन है? एक्चुअली मैं ना थोड़ा अनंत, मतलब मेरा थोड़ा एक्सेप्शन है, बिकॉज मैं ना इतना ज़्यादा इक्विटी ओरिएंटेड हूँ। चाहे मैं अपने बिजनेस की इक्विटी में पैसे डाल रहा हूँ, तो आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन न्यू बिजनेसेस विद न्यू पार्टनर्स। तो मेरा मैक्सिमम पैसा या तो लिस्टेड इक्विटी में या अनलिस्टेड इक्विटी में मेरे बिजनेसेस में लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल का हूँ। तो मेरे लिए डेट इज डेथ कि क्या करना है डेट पे पैसा डाल के, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली पैसे से ही पैसा जनरेट करेगा। तो फॉर मी इक्विटी इज द प्राइमरी थिंग। बाकी घर इज डेफिनेटली, आई ऑलवेज से दैट 40 साल की उम्र तक आपका एक घर हो जाना चाहिए। तो एटलीस्ट आपका 50% EMI कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपको सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाए कि हाँ अब मैं ये घर बना चुका हूँ, अफोर्ड कर चुका हूँ। एंड डेट में थोड़ा बहुत पैसा बच्चे का एजुकेशन के लिए साइड करना, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। बट मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है इसमें ना सर। आपका केस अलग इसलिए क्योंकि आप ग्रेविटी फ्री जोन में जा चुके हैं सर। हाँ। तो अगर आप ग्रेविटी फ्री जोन में, फिर आप एक्स्ट्रा इक्विटी ले सकते हैं। मतलब आप बिकॉज आपने इतना अच्छा कैश फ्लोज मेंटेन कर रखे या रेगुलर इनकम मेंटेन कर रखी है कि आपको रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इवन आपके घर के लिए, बच्चों के एक्सपेंडिचर के लिए, कोई बड़ी कुछ लग्जरी के लिए भी एक्सपेंडिचर करना है तो वो आपने प्रॉपर्ली मेंटेन कर रखा है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना सर। शायद इसी को आनंद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोलते हैं कि जो जितना जल्दी इंडिपेंडेंस लेवल पे आ जाता है, जोन में आ जाता है, वो उतना फिर कंफर्टेबल हो जाता है और वो फिर वो ही करना चाहता है जो उसको लगता है कि उसके लिए बेटर है। तो इसलिए मैं इतना इक्विटी ओरिएंटेड हूँ, बिकॉज आई गेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई थिंक एट द एज ऑफ 35। बाय द टाइम 35 36 सर, लेकिन आपकी साइकिल भी तो जल्दी स्टार्ट हुई थी सर। आपने 2001 में, आप कह रहे हो कि आप म्यूचुअल फंड में काम कर रहे थे, तो प्रोबेबली एट एन एज ऑफ 2021 तो आप फुल फ्लेजेडली अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर चुके थे। यस मैं द मोमेंट आई ज्वाइन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तब से मैंने SIP चालू किया। मुझे याद है कि मैंने CA कंप्लीट नहीं भी हुआ था, मेरा लास्ट एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी था। तो मैं JM फाइनेंशियल बॉम्बे में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर लिया 8,000 रुपये सैलरी में। और मैं जानबूझ के ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे ना ये सेल्स प्रोसेस बहुत एक्साइटिंग लगता था। और CA आपको पता है कि हमारे यहाँ सेल्स का S भी नहीं है हमारे आसपास। तो बिल्कुल ठीक बात मुझे लगा एक ही तरीका है सेल्स सीखने का, वो सेल्स करके ही सीखा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। तो और जब से फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्वाइन किया ना, तभी से SIP चालू कर दिया। तो उसका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और अभी SIP क्वांटम ऑफ SIP, क्वांटम ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज वेरी स्मॉल। और जो पैसा अल्टीमेटली इक्विटी में ट्रेडिंग करके और इन्वेस्टिंग करके वेल्थ क्रिएट हुआ, इट इज फार मोर बिगर देन SIP करके जो एक अमाउंट आया है। बट येस, दैट SIP अमाउंट इज स्टिल इंटैक्ट। और वो मैंने मैप कर दिया अपने बच्चों के लिए कि भैया ये तुम्हारा पैसा है जो मैं 2001 से जनरेट कर रहा हूँ। और लेकिन इक्विटी वाला काम देखो मेरा है, मैं जो करूंगा उसके लिए मैं मेरा है वो, तुम कुछ उसमें नहीं बोलोगे कभी। नहीं, लेकिन सर आपने कहा कि आपने डायरेक्ट इक्विटी में बहुत ज्यादा पैसा कमाया है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, पर लेकिन आपका क्वांटम भी तो सर बहुत ज्यादा है डायरेक्ट इक्विटी में। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं ना ट्रेडिंग से चालू किया था मैंने। और बिल्कुल ठीक बात। 2006 से लेके 2009 तक का जो पीरियड था ना, वो गोल्डन पीरियड था एक ट्रेडर के लिए। तो मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट के बाद अमेजिंग क्रैश। करेक्ट। तो ट्रेडर आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा बनाता है जब मार्केट क्रैश करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो लोग कहते हैं ना, लक भी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि शुड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सो फॉर्चुनेटली आई वाज देयर डूइंग दोस थिंग्स। सर ट्रेडर के लिए तो सर सिंपल सा है, जितना मैं समझता हूँ ना कि या तो तू ऊपर जा या तू नीचे जा, बस जहां खड़ा है ज्यादा देर वहां पे खड़े मत रहे बस। हाँ, एकदम सही है। अब बल्कि ट्रेडर तो चाहता है कि गिरे मार्केट। बिल्कुल ठीक बात है। दो तरह के लोग हो गए ना, एक तेजड़िए और मंदड़िए। तो ज्यादातर ट्रेडर जो पैसा बनाते हैं, और हमने वो हर्षद मेहता वाला भी सीरीज में देखा ना कि अल्टीमेटली
राधा किशन दमानी जी सिंबॉलिकली थे तो मंदोड़िए पहले, उसके बाद में वो तेजड़िए बन गए, बट थे तो वो मंदोड़िए। सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने मंदी में कमाया। बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ उन्होंने नहीं, बाकी सब जो कार्टेल था सबने ही मंदी में कमाया था बहुत अच्छा, और सब एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमने कमाया। जी जी जी। इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अनंत के दादाजी का एक वीडियो है जिन्होंने उन्होंने आई थिंक एक तो मनु मानक जी के बारे में बताया था। वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, आपको पता लगेगा कि उस टाइम पे क्या एक्चुअली में चलता था, और इज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ आई शुड से। चलिए, बिल्कुल ठीक बात है सर। अनंत, एक टॉपिक पे डाइग्रेस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आई थिंक डन, वी हैव काइंड ऑफ कवर्ड दिस फाइनेंशियल प्लानिंग वाला क्वाइट वेल। मुझे पता है 50 साल, चले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 50 साल और 60 साल को क्लब करके बहुत लोग हैं जो अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं, या जो अब रिटायरमेंट लेने के इच्छुक है। 50, 55, 60 में एक मेजर मेरे को डिसोल्यूशन नजर आता है सोसाइटी में, कि उनको लगता है कि अब बस अब मेरे से काम नहीं होगा। तो उनके लिए आप क्या इन्वेस्टमेंट प्लान बताएंगे? सर इनके लिए ना मेन एक मिस्टेक जो हो जाती है ना, वो ये होता है, हमें ये अभी तक हमें फीड ये कर रखा है कि अगर आप 50-60 तक पहुंच गए तो आपका इक्विटी 0 हो जाना चाहिए। ओके। बट मैं इस बिलीव को मैं मानता ही नहीं हूं, क्योंकि आपका हमेशा एक ऐसा पैसा होने वाला है जो प्रोबेबली आप इनहेरिट ही करोगे, वो आपने एक्स्ट्रा ही कमाया है, या फिर आप उसको वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करोगे। उसको अननेसेसरी जस्ट बिकॉज आप 60 ईयर्स के हो गए या 55 हो गए या 65 हो गए, अननेसेसरी डेट में पार्क मत कीजिए। क्योंकि जब हम ये भी मान लेते हैं कि आपने इनहेरिट ही करना है, जिनको आप इनहेरिट करोगे वो बाय डिफॉल्ट उसको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप ही उनके लिए वेल्थ क्रिएशन का काम करो ना, अननेसेसरी वेल्थ क्रिएशन को रोकते क्यों हो? साथ ही साथ ऑब्वियसली जो आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की, उसमें एक मेजर एलोकेशन आपका डेट में चले जाएगा, पर आपको 100% डेट में जाना है, वो गलत बात हो गई। साथ ही साथ इस समय ना प्रोबेबली आपकी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी, स्पेशली जो अभी आज के दिन 50-60 की एज में होंगे, उनके पास कुछ ना कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी चिपकी हुई होगी, जो किसी जमाने पे किसी ने चिपका दी होगी। उसके प्रॉपर्ली जो आपको पेमेंट्स लेने हैं उसका एक शेड्यूल बना के रखिएगा, क्योंकि इतने पुराने समय हमने ली होगी। आई नो उस पैसे की आज के दिन ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट आएगा वो आपके लिए बहुत छोटा हो चुका होगा, बट फिर भी जो भी पैसा है उसको आपको प्रॉपर्ली वापस से कलेक्ट करना है, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। इसमें आई थिंक थोड़ा सा ढील हो जाता है लोगों का एज दे ग्रो विद द एज। कहीं ना कहीं थोड़ा आदमी चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये बहुत अच्छी बात अनंत ने कही कि जो प्लस इस समय ना सर दो और इंपॉर्टेंट चीजें मुझे जस्ट अभी क्लिक करी है जो मैं मिस कर दिया था, आप कहे तो मैं उसको ऐड ऑन। अरे प्लीज 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 गो अहेड सर। एक ना सर विल बना के रखिए, जैसे आप 40-45 की एज क्रॉस कर जाए ना, विल हो गया, इवन लिविंग विल हो गया, ये दोनों कंसेप्ट बहुत नए हैं और अभी तक हम लोग क्या इतनी ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते। पर आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास कहां कहां पैसा है, क्या क्या पैसा है, किस रूप में पड़ा है और वो किसका होगा। वरना कई बार क्या होता है, बाद में बहुत दिक्कतें आती है। चाहे वो मुझे पता है अगले 20-25 साल 30 साल कुछ भी नहीं होना आपको, बट फिर भी एक बना के रख दीजिए, चाहे रजिस्टर्ड आप कराएं या ना कराएं। विल और लिविंग विल दोनों बना के रखिए, आपको हमेशा काम आएगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है अनंत? सर विल तो नॉर्मल आपके एसेट्स के बारे में हो गया। लिविंग विल मेन रहता है कि सपोज करते हैं आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, उस समय आप क्या क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं कि आपको नहीं दिया जाए कभी भी, कि ये पेन मेरे को नहीं होना चाहिए। इस तरीके की भी आप एक प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर बना के जा सकते हैं, ताकि कई बार क्या होता है, सपोज करते हैं 90 की एज में, 95 की एज पे ही आपकी फैमिली आपसे इतनी अटैच रहती है कि वो आपकी बॉडी को अननेसेसरी पेन देने लग जाती है आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। तो किस हद तक आपको लेना है वो भी आप बना सकते हैं। बहुत सही। तो दोस्तों इसके बारे में आप रिसर्च कीजिएगा, और मैं अनंत को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इतना प्यारा प्यारा वीडियो बनाते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बना दीजिए, ताकि मेरे लर्नर्स भी आपसे पक्का सर, 100% सर। चलिए ग्रेट। तो आई थिंक ओवरऑल अक्रॉस द एज क्या फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, कैसे वर्क होनी चाहिए, इसका एक अच्छा अपने को एक व्यू मिल गया। बाकी डिटेल में अनंत के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज इस पे अनंत रिकॉर्ड करते हैं, तो आप ट्रैक कीजिएगा। अनंत चलिए इस टॉपिक पे चलते हैं, आपकी एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर में जनरली पैसिव इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं कि भाई ये पड़ा है, चल रहा है। कितना एक्टिवली एक इंडिविजुअल को देखना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को? ठीक है, इक्विटी तो पता ही है कि एक्टिवली शायद रहना ही पड़ेगा, बट म्यूचुअल फंड को कितना एक्टिवली देखना चाहिए? और उसके अलावा अगर म्यूचुअल फंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी और पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी है, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक्सप्लेन कीजिए।
सर सबसे पहले आपको अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखना होता है ईयरली एक बार, दैट्स इट। बस। मुझे पता है टेक्नोलॉजी बिल्कुल सर बिल्कुल हुआ ये है कि टेक्नोलॉजी ने हमें मैं तो हमेशा म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये बोलता हूं कि आज के दिन हमने उसको इतना डिजिटल बना दिया है कि हम अननेसेसरी उसको हर एक महीने में, बल्कि हम तो सुबह उठते हैं ब्रश बाद में करते पहले पोर्टफोलियो देखते कि कितना बड़ा क्या हुआ, वो करना बंद कीजिए। एक बार आपको साल में रिव्यू करना है प्रॉपर्ली, प्लस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हो जाए मार्केट में या आपकी लाइफ में, तब आपको रिव्यू करना है। तो 2 रिव्यू साल में मैक्सिमम होते हैं जो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिक्वायर्ड है। अब मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड्स की बात करूं ना, देखिए इसमें ना एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, थ्योरी है। वो क्या कहता है कि मार्केट में सारी न्यूज़ सबके पास अवेलेबल है, हर एक पर्सन मार्केट में हर एक न्यूज़ पे सेम तरीके से रिएक्ट करेगा, इसीलिए मार्केट में हमारे पास अल्फा जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए आप पैसिव में इन्वेस्ट कर लो। एक बार हम ये मान भी लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सबके पास एट द सेम टाइम अवेलेबल है, वैसे तो इंडिया में अवेलेबल होती नहीं है, 100% टाइम अवेलेबल नहीं होती है, बट फिर भी एक बार हम मान लेते हैं कि अवेलेबल है, उसके बाद भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन उसको बाय करेगा, दूसरा इंस्टीट्यूशन उसको सेल करेगा। और आप सर ट्रेडर हो तो आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम मार्केट को बीट कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से और एक बहुत अच्छे लेवल से कर सकते हैं। सो मैं हमेशा एक्टिव म्यूचुअल फंड को ज्यादा सपोर्ट करता हूं, स्पेशली इन द कैटेगरी सच एज मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। इन सब कैटेगरीज में एक्टिव म्यूचुअल फंड की स्पेस अभी भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में अमेजिंग स्पेस है। तो उसको आपको अननेसेसरी ये सोचते हुए कि सारी इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल है, एफिशिएंटली सब लोग काम करेंगे, अननेसेसरी पैसिव पे बहुत ज्यादा फोकस करना गलत हो गया। पर हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ प्योरली लार्ज कैप्स की बात करते हैं, क्योंकि वहां पे अब रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा आ चुके हैं, तो वहां पे पैसिव फंड्स की एक अच्छी स्पेस होने वाली है और आप भी चाहे तो वहां पे यूज कर सकते हैं पैसिव फंड्स को। मैं दोनों के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरे हिसाब से बीच में वर्सेस नहीं एंड लगा देना चाहिए, तो दोनों एनिमी नहीं दोस्त बन जाएंगे और हम दोनों को यूज कर पाएंगे। सही है। आप सर सबसे पहले एफिशिएंट मार्केट पे आप थोड़ी लाइट डालिए ना, क्या हम मार्केट को बीट कर सकते हैं, बेंचमार्क को बीट कर सकते हैं? अभी मुझे लगता है इंडिया में ना बहुत स्कोप है मार्केट को बीट करने का, क्योंकि इंडिया इज अ हाई बीटा कंट्री और एब्सोल्युटली जब तक हमारा इन्फ्लेशन हाई है, जब तक हमारे इंटरेस्ट रेट्स हाई है, तब तक वॉलेटिलिटी हमारे यहाँ पर हाई रहेगी एंड हाई वॉलेटिलिटी में ही तो पैसा बनता है। तो बिल्कुल ठीक बात है। मुझे मतलब अभी बहुत लोग बोलते हैं कि यार निफ्टी ETF में डाल दो पैसे और डाल के भूल जाओ। मुझे लगता है कि यार ये तो 10 साल बाद करने का काम है, ये अभी क्यों करवा रहे हो? हाँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। जब हम लोग थोड़े बूढ़े नेशन हो जाएंगे, जब हमारी इन्फ्लेशन हो जाएगी 1.5% 2%, ब्याज दर हो जाएगा जो होगा ही 2%, तब आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको तो यही करना पड़ेगा। बट अभी तो थोड़ा एक्टिव, तो आई वुड से SIP is a great way to participate in ETF or in large cap. Let me not put it ETF, large cap या निफ्टी फ्यूचर में लोग SIP कर सकते हैं। But active management is something which I always suggest people to do. सर स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में ना, और या फिर इवन मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में बहुत स्कोप है सर। अगर आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वहां पे मैं 100% कहूंगा कि आप यहाँ पे ETF ही लो, क्योंकि उस कंट्री के बारे में आप नहीं जानते, आपको रिस्क के बारे में नहीं पता, प्लस आप वहां पे ज्यादा एनालाइज नहीं कर सकते, और वहां पे कंपैरेटिवली इंडिया से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। तो वहां पे आप फिर भी ETF लो, वहां पे ETF अच्छे हैं। पर इंडिया में एटलीस्ट अभी बहुत स्कोप बाकी है एक्टिव फंड्स का, और अभी भी आप जैसे कह रहे हो एटलीस्ट 10-15 साल तो हमारे पास है कि हम एक्टिव पे फोकस कर सकते हैं। जी, तो म्यूचुअल फंड जो एक्टिवली मैनेज करते हैं जो फंड मैनेजर्स, और अभी तो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो मुझे एक बात बताइए ना, कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है? रिटर्न को हटा दीजिए एक बार, उसके अलावा और क्या देख सकते हैं कि हम पता करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? सर सबसे पहले इसमें मैं ना थोड़ा सा इसको डिविएट करना चाहता हूं इस टॉपिक को। हम डेट फंड कैसे चूज करते हैं उसकी बात करें, क्योंकि डेट में जब नुकसान होता है ना तो बहुत दर्द होता है, और लोगों को भी पता ही नहीं कि डेट में भी नुकसान हो सकता है। 2 साल पहले 1 साल पहले पता चला था जब डेट फंड भी 20-20% एक दिन में टूटे थे, तब लोगों को रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, मेरे डेट के 3-4 साल के रिटर्न्स एक साथ निकल सकते हैं। तो डेट के सिलेक्शन की बात करें सर पहले। यस सर प्लीज भाई। तो सर डेट में ना मैं यूजुअली ना 3 कंसेप्ट को फॉलो करता हूं। सिंपल सा रूल है SLR। सबसे पहले आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। अब सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये देखना है, AAA रेटिंग तो एक अलग बात हो गई। मैं तो हमेशा कहता हूं AAA रेटिंग तो ठीक है, बट DHFL की भी AAA रेटिंग थी और 3 महीने में वो AAA से सीधा D पे पहुंच गई थी। तो रेटिंग को हमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आप या आपके डिस्ट्रीब्यूटर या जिसके भी थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो मार्केट से एसोसिएटेड है ना, डायरेक्टली इक्विटी मार्केट से,
तो इक्विटी मार्केट को सबसे पहले गलत कहीं पे भी कुछ हो रहा था ना, वो पहले रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे डीएचएफएल का जो केस आया था, आईएलएनएफएस का केस आया था, येस बैंक का जो केस आया था, जितने भी कंफ्यूजन वाले केस आए थे, इक्विटी मार्केट ने 6 महीने पहले रिएक्ट कर दिया था। तो अगर आप वहां से हिंट लेके, अगर कोई ऐसे पेपर है जिसमें मार्केट बहुत बैडली रिएक्ट कर रहा है, आप सेफ्टी फर्स्ट रखिए और अपने उस डेट फंड को हटा दीजिए अपने पोर्टफोलियो से। अगर उसमें स्पेशली एलोकेशन भी बहुत ज्यादा है तो आपको 100% हटाना चाहिए। ये जो सिंपल से ट्रिक है ना, इसको यूज करते हुए सर मैंने पर्सनली जो डीएचएफएल का केस था या फिर इवन आईएलएनएफएस का केस था, उसमें मैं बच पाया था क्योंकि मैं मार्केट से स्टडी कर रहा था कि यार मार्केट ने उसको बहुत बीटिंग दी है तो कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सेकंड आता है लिक्विडिटी। फर्स्ट सेफ्टी, सेकंड लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी के लिए एक बिल्कुल निंजा ट्रिक है, एक सीक्रेट ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपका फंड का साइज डेट प्रोडक्ट में हमेशा बड़ा होना चाहिए। इक्विटी में हम कहते हैं कंट्रोल साइज होना चाहिए, डेट में जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। प्लस आप मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईयूएम चेक कीजिए आपके डेट फंड का, क्या वो ईयूएम बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर वो घट रहा है बैक टू बैक 3 महीनों में, आपको वहां पे सावधान हो जाना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं स्मार्ट प्लेयर से ज्यादा स्मार्ट हूं, पर मैं स्मार्ट प्लेयर के साथ तो जा सकता हूं। अगर कोई बड़ा पैसा निकल रहा है किसी डेट फंड से, हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो आपको और हमें आज के दिन नहीं पता, मे बी 3 महीने बाद पता चलेगी, पर स्मार्ट प्लेयर को आज के दिन पहले से उसकी खबर लग चुकी है, उसके पास ज्यादा रिसर्च टीम है। अगर किसी में लिक्विडिटी का इशू आ रहा है, कहीं से कोई स्मार्ट पैसा निकल रहा है, आप भी उसके साथ निकल जाइए। सही। ये केस ना सर ये केस ना, ये सेम एग्जांपल मैंने पर्सनली यूज किया था निपॉन के डेट फंड्स में और यूटीआई के डेट फंड्स में, जिसकी वजह से मैं उनमें बच पाया था इस सिंपल से सेकंड फॉर्मूले की वजह से। वरना निपॉन में और इवन यूटीआई में मेरे खुद के भी इन्वेस्टर्स का पैसा था, बट बिकॉज उससे 3 महीने रेगुलरली पैसा निकला, मैंने भी कहा यार हम भी निकल जाएंगे यहां से, इट इज एब्सोल्युटली ओके। बल्कि मैंने ओपनली भी यूट्यूब पे भी आके एक बार बोला था कि सर यहाँ पे ना पैसा निकल रहा है, अगर कहीं निकल रहा है स्मार्ट मनी तो अपन भी निकल जाते हैं, लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। तो वो बच गए वहां पे। थर्ड आता है रिटर्न्स। पहले सेफ्टी देखो डेट में, सेकंड लिक्विडिटी देखो, फिर जाके कहीं रिटर्न्स की बात करना। अगर आधा % कम भी मिल जाएगा, इट इज एब्सोल्युटली ओके इन डेट फंड। डेट फंड में रिटर्न को देख के इन्वेस्ट किया तो कई बार पैसा बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकता है और आपका जो सेफ पैसा है वो भी टेंशन में आ जाएगा। तो थर्ड आप रिटर्न्स चेक कीजिए। सही है, सही है। तो ये हो जाता है डेट का प्रोसेस सर। इनफैक्ट ये बात आपने बहुत सही बोली कि डेट में जब एक ड्रॉडाउन या हेयर कट सबको लेना पड़ा, आई थिंक टेम्पल्टन का इशू हुआ था शायद। तो सर टेम्पल्टन का हुआ था, यूटीआई में हुआ था, निपॉन में हुआ था, बल्कि यूटीआई निपॉन में भी 20, 30, 40% तक कुछ डेट फंड ड्रॉडाउन हो गए थे। बाप रे बाप। तो ये बहुत पेनफुल होता है, बिकॉज डेट में तो कहीं पर भी बोला ही नहीं गया है कि ऐसे ड्रॉडाउन आएंगे। तो अच्छा फॉर्मूला दिया उस समय तो सर मुझे इतना पेन हुआ था ना, क्योंकि मैं तो जब राजस्थान में लोकली देख रहा था, मैं राजस्थान में उस समय बहुत ट्रैवल करता था, तो बैंक में ना कई जगह यूटीआई में और स्पेशली निपॉन के तो कुछ फंड्स एफडी बोल के बेच रखे थे, और वहां पे लोगों ने अपने रिटायरमेंट का पैसा 30% नीचे होते हुए देखा, तो वो बहुत परेशान हो गए थे सर। तो मतलब डेट के साथ रिस्क मत लीजिए। जी जी जी, सही है, समझ में आ गया। अब इक्विटी, बिकॉज डेट के अंदर में मुझे नहीं लगता फंड मैनेजर का इतना बड़ा रोल है जितना इक्विटी में है, राइट? सर डेट में बहुत रोल है। मतलब यूजुअली हमें ये लगता है कि नहीं है, पर अगर एक अच्छा डेट का फंड मैनेजर है ना, जैसे मैं स्पेशली, बल्कि फंड हाउस को आपको देखना चाहिए। मैं डेट में जस्ट एक एग्जांपल लेता हूं, आईसीआईसीआई के फंड हाउस ने जब इतना क्योर्स चल रहा था ना, उसने ओपनली आके बोला था कि कहीं पे भी कुछ भी हो, मैं मेरी हर एक पेपर की बैकिंग मैंने 150% की ले रखी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कभी कोई फंड हाउस स्पेशली टॉप मैनेजमेंट आके इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है तो वहां पे कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये वो प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है। इवन कोटक ने ऐसे ही किया था, नीलेश शाह सर का इंटरव्यू था, आई स्टिल रिमेंबर, इवन मेरे भी साथ उनकी बात हुई थी जो मैंने चैनल पे भी डाली थी। He was so confident about his debt कि यार कहीं पे कुछ होता होगा, मैंने यहाँ पे 120% की कैपिंग ले रखी है, हमने 120% की सिक्योरिटी ले रखी है। तो डेट में भी फंड मैनेजर का उतना ही रोल है जितना इक्विटी में है। कई बार हम उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जी जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब इक्विटी में तो जैसे आपने कहा सर, फंड मैनेजर है तो इक्विटी है, मेन सारे फिगर्स बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा मेन फंड मैनेजर के ऊपर। सही बात। आप कैसे सेलेक्ट करते हो सर इक्विटी? सर इक्विटी में तो बहुत ही क्लैरिटी है कि 3 कैटेगरी है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, और रहना तो तीनों में ही पड़ेगा। अगर हम ऑब्वियसली हम एक्स्ट्रा रिटर्न बनाना चाहते हैं मार्केट से, तो हम लार्ज कैप में खाली इन्वेस्टेड रहेंगे तो फिर हमको कितना रिटर्न मिलेगा? वही जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस थोड़ा बहुत इक्विटी रिस्क प्रीमियम। तो 13-14%, 15% अगर आपको बनाना है तो लार्ज कैप में आराम से एसआईपी करते रहिए, पैसा बन जाएगा। अल्टीमेटली आप अगर सारे म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो देखें ना, जो लार्ज कैप है,
उनमें देखेंगे कि मोटा मोटी वही 25-30 स्टॉक है जो सभी होल्ड करके बैठे हैं एज अ मेजर परसेंटेज ऑफ देयर होल्डिंग। लेकिन इक्विटी का मतलब ही होता है रिस्क, क्योंकि उसी में इश्क है। तो रिस्क लेना है तो मिड कैप और स्मॉल कैप, और वो आइडेंटिफिकेशन करना ना उतना टफ नहीं है आनंद। वो थोड़ा अगर पढ़े इंसान, थोड़ा अपने सेंसेस को ओपन रखे, आँख कान नाक ओपन रखे, लोगों से बात करे, रीडिंग करता रहे, तो आप ये एग्री करेंगे कि अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। खाली वो टेम्परामेंट ही है कि जब वो गिर रहे हैं तब उस समय स्माइल होनी चाहिए। जैसे विजय केडिया जी बोलते हैं ना कि स्माइल रखो, अपने आप वो परिस्थितियां ठीक हो जाएगी आपकी। बिल्कुल ठीक बात है सर। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था विजय केडिया जी के साथ में, विजय सर के साथ वाला, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था, मुझे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। प्लस वो कैसा भी माहौल हो वो हमेशा स्माइल करते हैं, वो कहते हैं कि यार खुश रहो यार। इवन जब मार्केट क्रैश होता है उस समय भी वो बड़े स्माइलिंग थे, बोले यार मस्त रहो यार, ये मौका है, ऐसे मौके मिलते नहीं है, खुश हो, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जी जी जी। तो इक्विटी जो बिलीव करते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि मैं म्यूचुअल फंड में नहीं डालता हूँ पैसे, और जो पुराने म्यूचुअल फंड के मेरे SIP चल रहे हैं वो लार्जली इंडेक्स फंड्स में, बिकॉज आप बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो इंडेक्स फंड वाला थ्योरी ठीक है, थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल कैप मिड कैप में या डायरेक्ट इक्विटी में कर रहा हूँ तो मैं इक्विटी फंड में नहीं डालता हूँ। मैं खुद ही बिलीव करता हूँ कि मैं अपने आप को तैयार करूँ और उसको खुद ही मैनेज करूँ। एक और बात मैं बताता हूँ कि देखिए डेट फंड अल्टीमेटली है क्या, कि कंपनीज बोरो कर रही हैं एक ब्याज दर पे करके, चाहे वो 8% हो सकता है, 10%, 11%, और वो पैसे बोरो करके कंपनी बिजनेस कर रही है, और उस बिजनेस करके वो कंपनी 17, 18, 20, 25% रिटर्न जनरेट कर रही है अपने शेयर होल्डर लोग के लिए। तो मैं जब फाइनली शेयर होल्डर बन के वो 17, 18%, 20% का जर्नी का पार्ट बन सकता हूं, तो मैं क्यों 9% में लेके खुश हो जाऊं, क्योंकि मुझे सो कॉल्ड सिक्योरिटी मिलता है वहां पे। तो एट दिस एज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद सिक्योरिटी, आई वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क। बट हाँ, जब मैं 50 का हो जाऊंगा तब मैं शायद डेट फंड पे एलोकेशन बढ़ा दूंगा और इक्विटी में अपना पोर्टफोलियो को धीरे धीरे हल्का कर। सर आपकी बातों से मुझे लग तो नहीं रहा 50 में भी कम करोगे, पर एक चीज समझिए सर, इसमें ना डेट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है सर क्योंकि जहां पे आप 20, 25, 30% रिटर्न की बात करना सर, वहां पे नेगेटिव भी जाता है। और हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हो, स्पेशली अगर हम रिस्क फ्री जोन में नहीं हो तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें कम नहीं करनी चाहिए। जी जी जी। तो एक बार सर इक्विटी के इस पे और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो शॉर्ट टर्म गोल, जैसे आने वाला 5 साल में सपोज मुझे पता है कि मेरे बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो इक्विटी से निकालना बहुत पेनफुल होता है, स्पेशली अगर 5 साल बाद इक्विटी गिरा हुआ होगा तो नीचे के भाव में बेच के पैसा निकालना, तो मतलब इट्स लाइक अ वेरी वेरी पेनफुल। तो उस समय मैं एग्री करता हूं कि डेट फंड का रोल आता है, क्योंकि वहां से लिक्विडिटी निकालना रिलेटिवली ईजियर है। तो किस तरह का डेट फंड में पैसा पार्क करना चाहिए अगर मुझे सिर्फ 5 ही साल के लिए पार्क करना है? तो सर 5 साल के लिए ना आपको ड्यूरेशन फंड्स यूज कर सकते हैं। ड्यूरेशन में भी दो मेरी फेवरेट कैटेगरी है। एक है मीडियम टर्म फंड, इसमें यूजुअली आपका आज के दिन YTM अराउंड, अगर हम अच्छे फंड्स की बात कर रहे हैं, अराउंड 7% के आसपास का YTM होगा, एंड ड्यूरेशन रिस्क रहती है अराउंड 2.5 ईयर से 3 ईयर्स के बीच की। इस ड्यूरेशन के आसपास का आपको फंड चूज करना चाहिए, मीडियम टर्म फंड या फिर क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क सुनते ही लोग डरते हैं, पर अगर आपने अच्छा सिलेक्शन किया आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे वहां पे। तो ये दो कैटेगरी मेरी हमेशा फेवरेट रही है डेट फंड्स में, और 3 साल से 5 साल यहां के लिए पार्क हो सकते हैं कहीं पे। चलिए ठीक है, तो आज का कॉल के बाद में मैं इसको भी देखता हूं, और आपने मुझे एक्चुअली आज जगा दिया कि भैया 5 साल बाद अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुगाड़ने तो इक्विटी से ना हो पाएगा, थोड़ा बहुत डालो। तो मैं ड्यूरेशन फंड को स्टडी करता हूं और ऑफलाइन आपसे एडवाइस लूंगा किस फंड में इन्वेस्ट करना है। डन सर। तो सर इसमें ना हमने डेट के तो सिलेक्शन की प्रोसेस की बात कर ली बहुत डिटेल में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इक्विटी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं ना, वहां पे मैं पर्सनली क्या यूज करता हूं, एक 21 क्राइटेरियाज का मॉडल है जो मैं यूज करता हूं। उसके कुछ क्राइटेरियाज आपको बताने की कोशिश करता हूं बड़ी शॉर्ट में, जो आपको काम आ सकते हैं। सबसे पहले रिटर्न्स और रिस्क, दो चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब आप रिटर्न्स देखें तो नॉर्मल आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स के साथ साथ रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं, और रोलिंग रिटर्न्स में ये देखना है, ये डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह, इवन जो आप फैक्ट शीट देखेंगे ना वहां पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। रोलिंग रिटर्न्स आपका फंड बेंचमार्क को, उसी के साथ साथ जो एवरेज परफॉर्मेंस आ रही है सेम कैटेगरी में,
कितना कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। मेरे को नंबर 1 फंड नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा फंड नहीं चाहिए जो हम इस साल नंबर 1 पे था या इस साल 5 रेटेड फंड था। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि मुझे 5 रेटेड फंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि हिस्ट्री ये बोलती है कि जो फंड इस साल नंबर 1 था वो अगले 5 सालों में नंबर 1 होने के चांसेस उसके 97% नहीं है। तो हम लोग अननेसेसरी नंबर 1 की तरफ नहीं जाएंगे, पर हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए जो रेगुलरली अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि रोलिंग रिटर्न्स में कितनी बार आप अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो रिटर्न्स में आप ये 2 चीज चेक कर सकते हैं। रिस्क में बात करें तो आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है, वैसे तो बहुत सारे अराउंड 7 क्राइटेरिया होते हैं रिस्क के, 2 जो सबसे मेन होते हैं उसकी बात करते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, आपका फंड उस मार्केट में कितना पार्टिसिपेट करता है और कितने परसेंटेज ऑफ टाइम पार्टिसिपेट करता है, इसको हम अप रेशियो कहते हैं। तो ये आपको इजीली अवेलेबल होता है। आपका बेंचमार्क को बीट करना चाहिए अप रेशियो। उसी तरीके से डाउन रेशियो होता है। अगर मार्केट फॉल हो रहा है तो मेरा फंड कितना फॉल हो रहा है एज कंपेयर टू बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज, और उसको आपको कंपेयर करना है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं आप रिस्क को जिसके ध्यान रखेंगे। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, और फंड मैनेजर में आपको यह देखना है कि वो और कितनी स्कीम्स को मैनेज करता है, और कितनी स्कीम्स उसके। सपोज एक फंड मैनेजर जो 5 स्कीम्स को मैनेज करता है, वो एटलीस्ट 5 में से 3 स्कीम में आउट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अ परफॉर्मर इज ऑलवेज अ परफॉर्मर। ऐसा नहीं होगा कि वो एक फंड तो आउट परफॉर्म करेगा, बाकी सब में उसकी बिल्कुल हालत खराब हो रही होगी। तो हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड मैनेजर भी चाहिए। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया को ध्यान रखते हुए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड यूज कर सकते हैं। आप सर इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ साथ ना इक्विटी शेयर्स में आप कैसे सेलेक्ट करते हो सर? आपकी क्या स्टाइल है? तो मैंने क्या कर रखा ना अनंत, मैं थीम पे बहुत बिलीव करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग जोन वाला आदमी नहीं हूँ। सेम क्योंकि मैं ट्रेडर पहले था और अब आई एम मोर इंगेज इन्वेस्टर। तो मैं थीम पकड़ता हूँ। तो मैंने 100 स्टॉक का यूनिवर्स बना रखा है जिनका थीम मेरे को समझ में आता है, और ये चेंज होता रहता है। जैसे जैसे थीम खत्म होती है मैं स्टॉक को निकाल देता हूँ और नया स्टॉक नया थीम उसके अंदर में ले आता हूँ। अब वो 100 स्टॉक का यूनिवर्स में ही मेरे को मोमेंटम प्ले करना है। और टिपिकली क्या होता है, 2 तरह के मोमेंटम होते हैं। एक होता है थोड़ा लंबी अवधि के मोमेंटम से 3 महीने 6 महीने के लिए, और एक है थोड़ा छोटे शॉर्ट स्विंग जिसको बोलते हैं। तो लंबी अवधि का मोमेंटम का टारगेट होता है कम से कम 50% से लेके 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिटर्न जनरेट करना। और छोटी अवधि का जो स्विंग ट्रेडिंग है उसमें एनीवेयर बिटवीन 10% टू 15% मूवमेंट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4 to 5%। तो ये पूरा स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का बहुत यूनिक है। पहला का फंडामेंटल का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज अगर आप बड़ा मोमेंटम पकड़ रहे हैं तो थीम में फंडामेंटल सपोर्ट भी हो रहा चाहिए। बट अगर आप छोटे स्विंग का मोमेंटम पकड़ना चाह रहे हैं तो वहां पे प्राइस एक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर इसमें तो मैं आपसे बहुत क्लोजली एग्री करता हूं, स्पेशली जो आपने कहा ना ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मैं भी इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। अगर डायरेक्ट इक्विटी शेयर में काम करना है ना, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ही आपकी सक्सेस का रेशियो ज्यादा होता है। बिकॉज वैल्यू में मार्केट को कब उसकी वैल्यू पता चलेगी वो आपको नहीं पता। कभी भी हो सकता है 5-5 साल 7-7 साल वैल्यू नहीं पता चले, और यूजुअली हम में इतना पेशेंस नहीं होता, या मुझ में तो एटलीस्ट नहीं है इतना पेशेंस। तो मेरा क्या है ना कि एक बार सपोज मार्केट ने ग्रोथ आइडेंटिफाई कर लिया और उस स्टॉक में मोमेंटम आ गया है, तब मैं उस पर पार्टिसिपेट करता हूं। इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक क्लासिक अभी एग्जांपल देता हूं कि जैसे वोडाफोन है। अब वोडाफोन नीचे 6 रुपए 5 रुपए जाके आया, तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होंगे उनको कहीं ना कोई वैल्यू दिखा होगा, तो वो शायद 5 रुपए में भी घुसे होंगे, 6 में भी घुसे होंगे, 3 4.5 में भी घुसे होंगे। बट मैं नहीं घुसूंगा, बिकॉज मुझे जब तक एक कन्विक्शन नहीं आएगा मोमेंटम का चालू होने का तब तक मैं नहीं। लेकिन हाँ 12 12.5 रुपए में एक कन्विक्शन आ गया था, मोमेंटम का पता लग गया था, तब घुसेंगे। शायद हम 16 रुपए में निकल जाएंगे, लेकिन हमने भी 4 रुपए बनाया। लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टर होगा वो हर उसको 7 रुपए में भी घुसना होगा, 6 में भी घुसना होगा, 5 में भी घुसना होगा। बड़ा पैसा वो लोग बनाएंगे, लेकिन वो जो कन्विक्शन चाहिए वैल्यू इन्वेस्टर को कॉन्ट्रेरियन बेट लेने के लिए, वो कन्विक्शन खाली भाव देख के नहीं आता है। वो तो इतना डीप उसमें घुसना पड़ता है, तब जाके आप 100 में कोई एक स्टॉक में वैसा कन्विक्शन ला पाते हैं और आप फिर राकेश झुंझुनवाला की तरह टाइटन होल्ड कर पाते हैं लंबी अवधि के। नहीं सर, राकेश झुंझुनवाला सर जैसे सर आपने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे वोडाफोन का, सेम गोज विथ यस बैंक। मुझे बिल्कुल नीचे नहीं लेना सर, पर एक बार मोमेंटम मिलेगा तो अगर एक्चुअली वहां पे कुछ दिख रहा होगा तो हम पार्ट बनेंगे। और सर राकेश झुंझुनवाला ने भी ना सर सबसे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग से ही कमाया है। वो भी ग्रोथ इन्वेस्टर है एट हार्ट, जब हम उनके एक्चुअली पोर्टफोलियो देखते हैं या उनके रिटर्न्स देखते हैं तो। सो रिटेल इन्वेस्टर्स की आई थिंक ग्रोथ इन्वेस्टिंग थोड़ी इजी हो जाती है कंपैरेटिवली।
जी जी जी, एब्सोल्युटली। तो एक क्वेश्चन है अनंत, रिटर्न एक्सपेक्टेशन आज है ना, उसको एकदम सेट कर देते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड से इक्विटी में तुम डाल रहे हो तो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करो, डेट में डाल रहे हो तो क्या, लिक्विड फंड में क्या। और इक्विटी का मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या आइडियल रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, चाहे कोई ट्रेडिंग कर रहा है या इन्वेस्टिंग। बिल्कुल ठीक सर। सर तो लिक्विड से स्टार्ट करते हैं। आज की मैं यील्ड्स को देखते हुए आपको रिटर्न्स बता रहा हूं। आज की यील्ड्स को देखते हुए समवेयर बिटवीन 3.5 to 4% आपको लिक्विड में मिलेगा। जैसे जैसे यील्ड्स बढ़ेगी वो रिटर्न्स बढ़ते जाएंगे। वो आपको ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने में चेंज हो जाता है डेटा। डेट में बात करें तो आफ्टर टैक्स आपके टारगेट्स आज के दिन होने चाहिए अराउंड 6% के आसपास। 5.5 to 6% यू आर कंफर्टेबल इनफ इन डेट आफ्टर टैक्सेस। इक्विटी में योर रिटर्न्स कैन वेरी। जब हम डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रहे हैं, अगर आप डिफेंसिव है तो आपके टारगेट्स अराउंड 12% के होने चाहिए। अगर आप एग्रेसिव है तो 14-15 तक आप मैक्सिमम टारगेट रिटर्न्स ले सकते हैं। उसके ऊपर रिटर्न्स आते हैं यूजुअली, और हम कहते भी कि आपके हो भी सकते हैं, पर हमेशा कंजर्वेटिव बेसिस पे, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स पे मैं यूजुअली कंजर्वेटिव रहने ज्यादा पसंद करता हूं। 12 to 13, 14, 15 इज समवेयर जो आई थिंक इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका टारगेट होना चाहिए। उससे ज्यादा आ जाए तो हम मना नहीं करेंगे। सपोज आपको 18% का मिल रहा है, हम मना नहीं करेंगे, पर आपका टारगेट 12 to 15 हो, ताकि कभी भी आप अपने गोल से मिस नहीं करो। गोल पे जब आप पहुंचो तो आपका ज्यादा ही फंड हो, कम नहीं हो। आपका क्या ओपिनियन है सर इस पे? इक्विटी में मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर डायरेक्ट शेयर्स, मतलब आप हाँ मतलब आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्ट इक्विटी में काम कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 20-22% का CAGR टारगेट करना चाहिए। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको कम से कम 35 से 40% का CAGR एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज एज अ ट्रेडर यू आर लिविंग अ वेरी वेरी एक्टिव लाइफ, वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, क्वाइट मिजरेबल लाइफ। सर डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में ना सर मेरा भी टारगेट हमेशा 40% का ही मैं बोलता हूं। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी शेयर के जितना एफर्ट्स लगा रहे हो तो 40% तो आपका टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि जब मार्केट ड्रॉ डाउन होगा कभी भी तो वो एक साथ लेके भी जाएगा। अगर आप सपोज 10-12% पे रहे और कभी कोई मार्च 2020 जैसा क्रैश आ गया और उसमें आप नहीं संभल पाए तो वो लेके भी जाएगा आपका। तो एटलीस्ट 40% के टारगेट्स तो हमारे पास होने चाहिए डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स में। एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो अनंत, लास्ट पॉइंट इज कि एक केस स्टडी ले लेते हैं। चलिए कि किसी के पास में 5 लाख रुपए हैं। बिल्कुल ठीक। अब वो 5 लाख रुपए में अपने जितना भी डिस्कशन किए उसमें अगर अपने एक मॉडल उनके लिए बनाना चाहें कि चलिए उसको हम बोलते हैं कि थोड़ा म्यूचुअल फंड भी कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, और थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी भी कर ले, तो 5 लाख रुपए को अपने दोनों मिलके कैसे डिजाइन कर सकते हैं? चलिए उस पर सर पहले तो आप बताओ आप कितना लेने वाले हो इक्विटी के लिए? देखिए मैं ना 1 लाख रुपया तो लेऊंगा आपसे। देखिए 1 लाख के बिना तो कैसे बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा रिटर्न जनरेट करूंगा। तो आप 1 लाख मेरे को डायरेक्ट इक्विटी के लिए दे डन सर। 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए आप डायरेक्ट इक्विटी के लिए हटा दीजिए सर। सर इतना इक्विटी म्यूचुअल फंड SIP के लिए भी अलग कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है, तो 1.5 लाख मतलब अपने 3 लाख साइड कर लेते हैं तो 2 लाख बचा हाँ, उसके पास। तो बाकी 2 लाख को आप देख लीजिए, आपका जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से आप लिक्विड और डेट में पार्क कर सकते हैं। पर 1.5 लाख मेरे को और विवेक सर को इतना तो आप दे ही दोगे। चलिए तो आपका मतलब 3 लाख का आपका इक्विटी एक्सपोजर हो गया और 2 लाख का आपका डेट एक्सपोजर हो गया। एब्सोल्युटली। तो ये हो गया एक एवरेज 30, 32, 33 साल के एक मिलेनियल या 35 साल के जिसके पास 5 लाख रुपए का करीबन एक सेविंग सर स्पेशली सर ये आज के वैल्यूएशन पे हम बात कर रहे हैं, आज के मार्केट पे बात कर रहे हैं। सपोज करते हैं मार्केट कभी कोई डिप मार जाए, आपको अपॉर्चुनिटी दे जाए, तो डेट से निकाल के इक्विटी में विश्वास कर लीजिएगा विवेक सर का। एकदम एकदम। देखिए इक्विटी पे विश्वास रखिए, और इंडिया एक इक्विटी है, और इंडिया का इक्विटी में विश्वास रखेंगे तो आपका इक्विटी भी बढ़ेगा। तो लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट आवर कंट्री एंड आवर इक्विटी मार्केट्स। अनंत बहुत मजा आया, इट वाज सच अ लवली, मेरी आशाओं से ज्यादा। आपको आई होप मजा आया होगा। सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। और मैंने आपसे 2-3 तो स्पेशली कन्वर्सेशन के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज सीखी। आप जो सिंपलिसिटी से हर एक चीज को आपने केस स्टडी में जो कन्वर्ट किया ना, इवन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ऐसा कुछ डिस्कशन करेंगे जहां पे आप एकदम केस स्टडी बना देंगे। सो ऑल थैंक्स गोज टू यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनंत फॉर बीइंग माय गेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू समडे। 100%। और कभी कॉफी पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। पक्का सर पक्का। थैंक यू सो मच सर, सी यू अराउंड, बाय। थैंक यू, बाय बाय।
तो दोस्तों ये थे अनंत लड्ढा। आपको डेफिनेटली मज़ा आया होगा उनसे बात करके, और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। एंड वेरी यंग चैप, अमेजिंग पर्सन, इतना इंस्पायर करते हैं। प्रांजल ने मुझे पहला वीडियो में इंस्पायर किया, अनंत इंस्पायर कर रहे हैं, और भी मैं गेस्ट को ढूंढ रहा हूँ जिनसे मैं बात कर सकूँ, कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर सकूँ और इंस्पायर भी हो सकूँ। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो पहली बात, आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई खर्चा नहीं है इसमें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए, बिकॉज ये सब गोल्डन कॉन्वर्जेशंस है। और डेफिनेटली जितना आप शेयर करेंगे उतना आपको भी आपके कर्मा में भागीदारी मिलेगी। तो आई होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर विप टॉक्स। तब तक ध्यान रखिएगा।